कांग्रेस में विभाजन। हमने देखा कि 1967 के चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे जितना बहुमत हासिल नहीं था जितना मिलना चाहिए था। अनेक राज्यों ने इस पार्टी में सत्ता हाथ से जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस को चुनावों में हराया जा सकता है। अब भी कांग्रेस का प्रदेश के सामने कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाईं। इन सरकारों ने अपना बहुमत खोया या नए सिरे से गठबंधन बनाई या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के अंदर से ही मिली। पहली चुनौती के रूप में था उनका सिंडिकेट से निपटना। सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं का एक संगठन था और उसकी अगुवा कर रहे थे के कामराज। इसके अलावा और ताकतवर नेता थे जैसे बम्बई सिटी के एस.के. पाटिल, मैसूर के एस. निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन. संजीवा रेड्डी, पश्चिमी बंगाल के अतुल्य घोष, लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ हुए थे। इस तरह इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया: सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र होकर अपना अलग मुकाम बनाना और 1967 के चुनाव में जिन क्षेत्रों में वह हारी थी अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करना। इंदिरा गांधी ने बड़ी ही साहसिक रणनीति अपनाई और अपने काम में सफलता पाई। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया, जिसमें थे बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय खंड देने जैसे प्रावधान शामिल थे, जिनसे सिंडिकेट सहमत नहीं थी। अगली चुनौती या कह सकते हैं कि अगली जो पड़ाव आया वह था राष्ट्रपति पद का चुनाव, जिसने विभाजन की रूपरेखा तैयार कर दी थी। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट ने लोकसभा के अध्यक्ष एन. संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी ने उस समय उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरवाया। इंदिरा गांधी ने इसके अलावा 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज को समाप्त करने जैसे कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। उस समय दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा लिया जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को वोट डालें। बीबी गिरी छुपे तौर से समर्थन करते हुए इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा और इसका अभिप्राय था कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते थे। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीबी गिरी विजय हुए और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाली कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस आर कहा जाने लगा। इस तरह से कांग्रेस का विभाजन हो गया और उन्हें पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के नाम से जाना गया। प्रिविलेज की समाप्ति। पहले अध्याय में अपने देशी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ा था। देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने रियासतों के राजाओं को यह आश्वासन दिया कि वो अपने परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। उस समय तो देश में उनकी इन विशेष मांगों या विशेष सुविधाओं के लिए कोई विशेष आलोचना नहीं हुई, क्योंकि देश की एकता और अखंडता ही लक्ष्य प्रमुख था। परंतु ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। नेहरू ने भी कई बार इसके प्रति असंतोष जताया और 1967 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने प्रिविलेज को खत्म करने की मांग का समर्थन किया।
1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और जनता का उन्हें काफ़ी जन समर्थन मिला और 1971 की जीत के बाद उन्होंने संविधान में संशोधन कर रविपर्स को समाप्त कर दिया। 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना।